चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो, आपको ये ध्यान होगा कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। और जब हमें आज़ादी मिली ना, तो हमारे देश की हालत तो बहुत ख़राब थी, सच में बहुत ख़राब थी। क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर 200-300 साल तक राज करके गए थे। इमेजिन तो करो कितना बड़ा वो टाइमिंग था, 200-300 साल वो यहाँ पर राज करके गए थे। और उन्होंने कोई इंडिया को फायदा नहीं दिया था। इतने सालों में उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से समझो बर्बाद कर दिया था। बिजनेस के नाम पर उन्होंने इंडिया को बहुत बुरी तरह से लूटा था। और जब आज़ादी मिली ना 1947 के बाद, तो अब इंडिया को संभालने की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर आ गई, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गई। अब इससे पहले सभी कामकाज, सभी डिसीजन वो ब्रिटिशर्स लेते थे, लेकिन अब सभी कामकाज का कंट्रोल, सभी डिसीजंस का कंट्रोल वो हमारे देश की सरकार के ऊपर आ गया। सही बात है ना। और इसकी वजह से अब सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। जो हमारा देश पीछे हो चुका था ना, उसे आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सरकार के ऊपर था, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की हालत बहुत खराब थी। अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो इकोनॉमी में जैसे 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर की हालत हमारे देश में अच्छी नहीं थी। प्राइमरी सेक्टर की बात करो, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसकी हालत भी बहुत खराब थी। क्योंकि उससे पहले जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तो उन्होंने किसानों को बहुत बुरी तरह से लूटा था। तो एग्रीकल्चर एकदम पीछे हो चुका था हमारा। इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है, वो भी नहीं था। बरोबर ना, उसकी भी प्रोग्रेस नहीं थी। प्रोग्रेस तो छोड़ो, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ने ही नहीं दिया था। हमारे इंडिया में उस वक्त गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी जो चल रही थी, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इतना अच्छा नहीं था। और सर्विस सेक्टर की तो बात ही मत पूछो, ऐसी हालत थी। सर्विस सेक्टर में आते हैं हमारा एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ें सर्विस सेक्टर में आती हैं। और इन कोई भी चीज़ में जो है वो समझो ना कि भाई कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई जो है वो प्रोग्रेस नहीं थी। एजुकेशन में हमारा इंडिया एकदम पीछे था। बरोबर है कि नहीं, कि उस वक्त तो ऑलमोस्ट पीपल इलिटरेट थे। बैंकिंग, इंश्योरेंस तो नाम का था खाली। ठीक है। इवन क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी का हो तो आधे से ज़्यादा इंडिया में उस वक्त अंधेरा था। हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी। तो सर्विस सेक्टर भी नहीं था। तो ये सबको प्रोग्रेस करने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर आ चुकी थी? हमारे सरकार के ऊपर आ चुकी थी। और सरकार ने ये जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर पूरी तरह से ले ली। मतलब सरकार ने आज़ादी के बाद ये कह दिया कि हम पब्लिक से कुछ भी काम नहीं करवाएंगे, सब काम हम लोग खुद करेंगे। सरकार ने उस वक्त ये डिसीजन लिया था पहला, कि जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को सिर्फ हम ही संभालेंगे, पब्लिक को संभालने की जरूर नहीं है। सरकार का उस वक्त मानना ऐसा था कि यार पब्लिक ने जो है वो 200-300 साल बहुत सहन किया है। ब्रिटिशर्स के जो है वो बहुत कहते हैं ना कि भाई कानून सहन किए हैं। अब पब्लिक आराम करे और हम काम करेंगे। सरकार का काम, मतलब सरकार का कहना ऐसा था। इसका मतलब ये कि जैसे देखो आज के टाइम में आप लोग स्कूल देखते हो ना, पब्लिक स्कूल भी चलते हैं गवर्नमेंट के, और जो है वो प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं। आप लोगों को ये ध्यान होगा ना। बरोबर ना। हर एक फील्ड में पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। ट्रांसपोर्ट जैसे बसें चलती हैं, तो पब्लिक सरकार की बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं ना। उस वक्त नहीं था। उस वक्त सरकार ने ये कहा था कि हर काम के लिए बस सरकार ही काम करेगी, प्राइवेट कुछ भी नहीं। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट के लिए बसें चलानी है तो खाली सरकार की बसें चलेगी, प्राइवेट बसें नहीं। अगर स्कूल चलाने हैं तो सरकार के स्कूल चलेंगे, प्राइवेट नहीं। अगर इंडस्ट्रीज चलानी है तो इंडस्ट्रीज भी खाली सरकार ही चलाएगी, कोई दूसरे लोग नहीं। बरोबर ना। तो ऐसा था, सरकार ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ठीक है, उनका इंटेंशन खराब नहीं था उस वक्त। सरकार ने यही सोचा था कि चलो पब्लिक आराम करे और हम लोग काम करेंगे। बरोबर ना, कि भाई पब्लिक को हम लोग फायदा देंगे। सरकार ने उस वक्त ऐसा सोचा था। लेकिन सरकार का ये डिसीजन पूरी तरह से सही हो पाया नहीं। नहीं हो पाया सही। क्योंकि सरकार जो है वो क्या क्या काम करती,
कि एक तो तीनों सेक्टर संभाले, सरकार संभाले, हमारे इवन जो है वो क्या कह सकते हैं, लोगों की जो दूसरी प्रॉब्लम कहलाती है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स, तो इन प्रॉब्लम्स को वो संभाले, तो क्या क्या सरकार करती? तो सरकार ने पूरी जिम्मेदारी भले ही अपने ऊपर ली थी, लेकिन सरकार सब काम खुद कर पाई नहीं। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे कंट्री की जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी ना, उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। हुई प्रोग्रेस, ऐसा नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए था ना उतना नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद 1947 के बाद समझो 1990 तक कुछ अप्रोक्सीमेट जो है वो 42 सालों तक 40 सालों तक हमारी इंडिया की कंडीशन समझो समझो ना कि भाई एक या दो स्टेप खाली ऊपर चढ़ी होगी बस, और कुछ भी नहीं। 40 सालों में जितनी प्रोग्रेस दूसरे देशों की हो गई ना, हमारे साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे देश उसी टाइमिंग में आज़ाद हुए थे, उसी उसी सालों के आसपास। तो दूसरे देशों की जितनी प्रोग्रेस हो गई ना, उसके कंपैरिजन में इंडिया की प्रोग्रेस तो ना के बरोबर थी। 40 सालों में, 40 साल किसे कहते हैं, हमारी सरकार ने जितना सोचा था उतना वो काम नहीं कर पाई। और आखिरकार आखिरकार जो है वो यूनाइटेड नेशन के कहने पर, यूनाइटेड नेशन आपको ध्यान है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के कहने पर हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में कुछ चेंजेस किए, जिस चेंजेस को नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है, बराबर ना। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो हमारी सरकार लेके आई। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस ही कहलाते हैं कि हमारे देश की, क्या कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इसकी वजह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, अब चेंजेस करना जरूरी था, जिसमें मेनली कि 3 रिफॉर्म्स किए गए। कौन कौन से 3 रिफॉर्म्स? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 रिफॉर्म्स। सरकार ने अपनी गलती मानी, हाँ सरकार ने मान लिया कि हाँ भाई सब काम अकेले से नहीं होगा। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली थी ना कि भाई सब हम संभालेंगे, लेकिन नहीं संभाल पाई। 40 सालों में जितना आगे देश को होना चाहिए था उतना आगे वो नहीं हो पाया, और इसकी वजह से सरकार ने जो है वो अब ये चेंजेस किए, ये चेंजेस लेके आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये सच बात है, 1991 में जब ये रिफॉर्म्स आए ना, तब से लेकर अभी तक, अभी 2021 तक, मतलब अभी के जो बाकी के 30 साल हुए ना, तो पहले के 40 सालों में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी जितने की ये आखिरी के 30 सालों में हो चुकी। बराबर, किसकी वजह से? इन रिफॉर्म्स की वजह से। सही बात है, ये रिफॉर्म्स वो हमारे देश के लिए एक आशीर्वाद की तरह बन के आए थे, कि अगर ये रिफॉर्म्स नहीं करती ना हमारी सरकार, तो शायद आज भी हम वही पुरानी कंडीशन में होते। आज जो हम इतनी टेक्नोलॉजी का, इतने सारे बेनिफिट्स का यूज़ करते हैं ना, वो सब किसकी वजह से? तो उसका रूट ये तीनों रिफॉर्म से ही जाते हैं, जिनमें से लिबरलाइजेशन मतलब कहते हैं कि लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ा सा लिबरल हो जाना। पहले गवर्नमेंट के हर काम के लिए एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी कि नहीं, ये काम करना है तो गवर्नमेंट के ये सब रूल्स फॉलो ही करने ही पड़ेंगे। अगर किसी को अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी है, पहले तो सब सरकार ही अपनी इंडस्ट्री चलाती थी, लेकिन अगर किसी प्राइवेट पर्सन को अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसके लिए ये लंबे लंबे रूल्स होते थे, बराबर ना, कि भाई ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, तो इसकी वजह से कोई इच्छा ही नहीं रखता था कि भाई अपनी इंडस्ट्री शुरू करें, बराबर ना। इनके अलावा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल मना कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर इसी बिजनेस के नाम पर ही 300 साल रह के गए थे। तो जब आज़ादी मिली ना, तो सरकार ने मना ही कर दिया था दूसरे कोई देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिलहाल करना ही नहीं है, बराबर ना, कि फिर से ना पहले जैसी कंडीशन हो जाए हमारी। तो इसलिए सबके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स थे, हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स चलते थे। और सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी की मदद से वो सभी रूल्स एकदम लिबरल कर दिए। लिबरल मतलब बहुत ज़्यादा छूट दे दी, वो लिबरलाइजेशन। अब आज के टाइमिंग में इसी लिबरलाइजेशन की मदद से ही किसी को भी अपना बिजनेस शुरू करना हो ना, तो सरकार से कोई ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि बस सरकार से नॉर्मल एक जो है वो सर्टिफिकेट ले लिया और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, है कि नहीं। आपको भी अगर अपनी कोई नई शॉप शुरू करनी है तो क्या एकदम लंबी प्रोसीजर करनी पड़ती है हमें? बिल्कुल भी नहीं। एक सिंपल से जो है वो सर्टिफिकेट से काम हो जाता है ना उसमें। तो ये सब किसकी वजह से? लिबरलाइजेशन की वजह से।
ये फ़ायदा हुआ। दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन ये हो गया कि गवर्नमेंट ने उस वक्त सभी कामकाज अपने जिम्मे पे ले लिया था ना, कि नहीं जो भी करेंगे हम करेंगे, कि भाई लोगों की कोई मदद नहीं लेनी है, लोग आराम करें, हम लोग काम करेंगे। लेकिन सरकार ने जितनी भी नई अपनी इंडस्ट्रीज शुरू की थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां वगैरह सब सरकार ने खुद अपने नाम पे शुरू की थी, कि लोग नहीं हम काम करेंगे। तो सरकार ने शुरू तो किया था, लेकिन वो चला नहीं पाए, उन कंपनियों में लॉस हो रहा था, क्योंकि सरकार जो है वो देश संभाले कि कंपनी संभाले, बराबर ना, कि देश को चलाए कि फैक्ट्री को चलाए, सही बात है ना। तो सरकार वो नहीं संभाल पा रही थी, उसमें लॉस हो रहा था। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही हुआ कि सरकार ने जो है वो प्राइवेट लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए, कि भाई चलो अब जो है वो प्राइवेट पीपल्स भी, मतलब जो आम जनता है, वो भी सरकार के साथ अपना हाथ बटा सकती है, अपना क्या कह सकते हैं सपोर्ट दे सकती है। सरकार ने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां वगैरह, अपने बिजनेस वगैरह वो प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिए, कि ठीक है आप संभालो, हम देश को चलाते हैं, बराबर ना। इसे नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो 3 वे में हुआ, 3 वे में, ध्यान देना। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, अब समझना, ये पॉइंट समझना डिसइन्वेस्टमेंट का खास से। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ये कहलाता है कि पहले जो जो बिजनेस, जो जो वर्क गवर्नमेंट के हाथों में थे ना, सरकार ने उन सब से अपने हाथ हटा दिए, और वो सब जो है वो प्राइवेट लोगों को बेच दिया। तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्ट करना। कि जैसे सपोज मेरा कोई बिजनेस चल रहा है अगर, और वो बिजनेस को अब मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने अपने बिजनेस में जितने भी पैसे लगाए हैं ना, वो पूरा बिजनेस जो है वो मैं किसी और को सौंप कर अपने पैसे में निकाल दूंगा, कि अब और कोई उसमें पैसे लगाएगा और मैं अपने पैसे निकाल दूं। तो इसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना मतलब पैसे लगाना, डिस इन्वेस्टमेंट करना मतलब जो लगाए हुए पैसे हैं उसे वापस खींच लेना, वापस ले लेना, बराबर ना। तो सरकार ने यही किया कि अपनी जो जो बिजनेस उनके चलते थे, जो फैक्ट्रियां चलती थी, कंपनियां चलती थी, तो उन सब में, उन सबको जो है वो प्राइवेट लोगों को बेचकर और अपने पैसे उन्होंने निकाल दिए। इसे डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बराबर ना। ये डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अलग अलग टाइप्स में आता है। सरकार ने अलग अलग तरह से डिस इन्वेस्टमेंट किया था, कि जैसे जनरली उसमें जो है वो 2 तरह के डिस इन्वेस्टमेंट आते हैं। एक ऐसा था कि जिसमें सरकार ने अपना पूरा ही बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया था, पूरा बिजनेस उनको सौंप दिया कि आप ही संभालो, अब मेरा कुछ काम नहीं है। तो उसे कहते हैं कंप्लीट डिस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसे, कंप्लीट डिस इन्वेस्टमेंट। कि भाई अपना पूरा ही काम काज उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया, कि अब आप संभालो, अब हम नहीं संभालेंगे। तो ये कंप्लीट डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और दूसरा, दूसरा आता है पार्शियल डिस इन्वेस्टमेंट। पार्शियल, पार्शियल का मतलब कहलाता है आधा, कि सरकार ने अपनी पूरी फैक्ट्री या पूरी कंपनी, पूरा कामकाज वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं बेचा, लेकिन कुछ हिस्सा उनको दे दिया, कि आधा काम तुम संभालो, आधा काम हम संभालते हैं, ठीक है ना, कुछ हिस्सा दे दिया। तो उसे कहते हैं पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट। कि जिस पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट में भी आता है कि अगर सरकार ने अपने 51% से कम, मतलब आधे से कम शेयर, कम शेयर्स अगर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचे हो ना, तो उसे माइनर डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आधे से कम, हाँ? आधे से कम शेयर अगर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेचे हैं तो उसे माइनर डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने अपने 51% से ज़्यादा शेयर अगर उनको बेचे हैं ना, 51% से ज़्यादा शेयर, तो उसे मेजर डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप सोचो कि जब ये डिसइन्वेस्टमेंट उन्होंने किया ना, तो उसकी वजह से बहुत बेनिफिट हुआ उनको, सच में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कि अब जो है वो क्या हो गया कि जब पूरा कामकाज उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंपने लगे ना, तो उसकी क्वालिटी बढ़ी, उसकी क्वांटिटी बढ़ी, वो काम और अच्छी तरह से होने लगा। हमारे यहाँ पर कितनी सारी ऑयल की कंपनियां थी, गैस की कंपनियां थी, आयरन स्टील की कंपनियां थी, जो कंपनियां पहले सरकार चलाती थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने
पहले जब सरकार चलाती थी तो उसमें न फायदा हो रहा था, न प्रॉफिट हो रहा था, कुछ भी नहीं। इवन लॉस में जा रही थी वो कंपनियां, और सरकार को अपने पैसे डालने पड़ते थे, वो नुकसान अलग। लेकिन जब उन्होंने ये कामकाज प्राइवेट सेक्टर को सौंपा ना, तो लॉस वाले बिजनेस भी जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। कितने सारी ऐसी फैक्ट्रियां थी जो सरकार बंद करना चाहती थी कि भाई लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए, और वो लॉस वाली कंपनियां आज भी जो है वो प्रॉफिट कमा रही हैं। क्योंकि जब सरकार संभालती थी ना, तो उन्हें संभालने के लिए उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, टाइमिंग नहीं था, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। तो उन्होंने जब ये प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया तो उनके पास पूरे रिसोर्स, टाइमिंग, मैनेजमेंट सब कुछ था। तो इसकी वजह से लॉस वाली कंपनियां भी प्रॉफिट में जाने लगी, और ओवरऑल फायदा तो पूरे देश को ही होने लगा ना, बरोबर ना। तो गवर्नमेंट ने एक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया। दूसरा ये कि भाई जो जो एरियाज पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे ना, वो उन्होंने खोल दिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है ना, डोर्स आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि जो जो है पहले सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ रिजर्व थे, जैसे एजुकेशन था, बैंकिंग था, इंश्योरेंस था, ट्रांसपोर्ट था, ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में रिजर्व थी। मतलब सरकार ये कहती थी कि स्कूल चलेंगे तो सरकारी स्कूल ही चलेंगे, प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं होना चाहिए भाई। सरकार 1991 तक बहुत रेयर प्राइवेट स्कूल हमारे इंडिया में चलते थे, बराबर ना। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही चलेंगे, प्राइवेट स्कूल नहीं, ऐसा गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। ठीक है, बहुत कम जो है वो कहते हैं ना वैसे प्राइवेट स्कूल थे। लेकिन उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन हटा दिया। उन्होंने जो है वो दरवाजे खोल दिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसे ही तो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं ना। और उसके बाद आज हमें पता है कि आज सरकारी स्कूल कम है और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है। सही बात है कि नहीं है? ठीक है ना। बैंकिंग इंश्योरेंस में भी, बैंकिंग का वर्क भी पहले सरकार कहती थी कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही होनी चाहिए, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक नहीं। और आज के टाइम में आपको पता है कि कितनी सारी प्राइवेट बैंक चलती है यहाँ पर। सही बात है ना। तो ये प्राइवेटाइजेशन से ये सब भी बेनिफिट मिला कि नहीं। इनके अलावा दूसरा उन्होंने शुरू किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बिजनेस से हमारे देश को सच में बहुत फायदा हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये कि भाई गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों के साथ मिलकर जो है वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे देखो कि पहले तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए कि भाई हर एक वर्क के लिए अब प्राइवेट सेक्टर भी उसमें काम कर सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं तो उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते थे। लेकिन लेकिन उतने अच्छे जो है वो फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में नहीं थी। जैसे एक एग्जांपल, कि जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए कि अब ट्रांसपोर्ट का काम भी प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अब जो पहले कार बनती थी ना, सपोज वो भी पहले सरकार ही बनाती थी, अब प्राइवेट वाले भी ये कार बना सकते थे। जस्ट एग्जांपल है कि अब वो भी कार बना सकते थे। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर कार बन रही है तो कोई छोटी मोटी थोड़ी, वो तो लोग ये सोचते थे ना कि यार हमारे देश में भी बड़ी बड़ी कार होनी चाहिए जैसे विदेशों में होती है, बराबर। आप कोई भी बड़ी कार का नाम ले लो, कि हमारे गवर्नमेंट ने ये सोचा था, हमारे प्राइवेट सेक्टर ने ये सोचा था कि हमारे यहाँ पर भी बड़ी कार होनी चाहिए, कि भाई मर्सिडीज जैसी, फोर्ड जैसी, फरारी जैसी कार यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा पहले सोचा गया। तो ठीक है कि चलो फरारी यहाँ पर लेके तो आए, लेकिन क्या इंडिया के रोड इतने अच्छे थे कि यहाँ पर जो है वो फरारी कार चल सके? यहाँ के रोड कच्चे, खड्डे वाले, और वहाँ पर फरारी कार लेकर आए तो खरीदेगा कौन? सही बात है ना, यहाँ पर चलाएगा कौन? तब ऐसे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों के साथ हाथ मिलाया, जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और प्राइवेट पर्सन दोनों ने मिलकर ये काम किया, कि दोनों ने कहा कि चलो अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है ना, तो प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि हम जो है वो बाहर से कार लेके आएंगे, तो जिससे हमारे देश को भी फायदा होगा। और सरकार ने कहा ठीक है कि आप कार लेके आओ, हम यहाँ पर पक्के रोड बनाएंगे।
ठीक है ना, कि जिससे लोगों को भी फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ेगी। तो ऐसे मिल के काम किया गया ना, बराबर ना। पहले के टाइम में हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट बहुत कम थे, ठीक है, एयरपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी, तो उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की। सरकार ने कहा कि चलो हम जो है वो प्लेन बनाएंगे और जो है वो ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे प्लेन के थ्रू। लेकिन प्लेन जहाँ पे उतारे हैं तो इतना बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाए, एयरपोर्ट कौन बनाया, उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो वो खर्चा प्राइवेट सेक्टर उठाने के लिए तैयार हुआ। प्राइवेट सेक्टर ने कहा ठीक है कि हम जो है वो ये एकदम आलीशान एयरपोर्ट बनाएंगे और आप लोग जो है वो वहाँ पर क्या लेके आओ, प्लेन लेके आओ। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये इतने सारे एयरपोर्ट वो आज हमारे देश में चल रहे हैं। चल रहा है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ जो प्लेन चलते हैं ना, वो एयर इंडिया के प्लेन या अदर ये सब गवर्नमेंट के प्लेन्स हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट बना हुआ होता है, कोई अगर एयरपोर्ट पे गए हो तो आपको ध्यान होगा वहाँ पे एकदम मॉल की तरह इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, पूरा शॉपिंग सेंटर होता है, सब कुछ होता है एक एयरपोर्ट पे। तो ये कौन बनाता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट बनाते हैं, पब्लिक सेक्टर उसमें प्लेन चलाते हैं, बराबर ना। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ ना। तो देखो इनकी वजह से ही तो हमारे देश ने डेवलपमेंट किया ना, सही बात है कि नहीं। प्राइवेटाइजेशन में आज गवर्नमेंट ने कुछ ही चीज़ों को छोड़कर बाकी सब चीज़ों के लिए प्राइवेट लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जो एटॉमिक एनर्जी है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं सौंपी, नहीं तो उसका मिस यूज़ हो सकता है, बराबर ना। जो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी का वर्क, दूसरा कुछ मिनरल्स का वर्क और रेलवे, ये तीन चीज़ें खाली हैं कि जो सरकार ने प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं सौंपी है। उसका कंट्रोल आज भी पूरा का पूरा प्राइवेट गवर्नमेंट के हाथों में है, बराबर ना। इन तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में आज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी देखो तो आज सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में देखो तो सरकार की तरफ से भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आप लोगों को ध्यान होगा हमारे गुजरात में ही है एक जीईबी, है ना, गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड, जीईबी, वो भी चलता है। और टॉरेंट पावर भी चलता है जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों काम करते हैं ना। कम्युनिकेशन में देखो कि सरकार की तरफ से भी जो है वो मोबाइल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कि जिसमें बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे कंपनियां काम करती हैं, और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, है कि नहीं। और आज के टाइम में हमें रेशियो पता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज वो गवर्नमेंट कंपनीज से ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है कि नहीं। और वो काम कर रही हैं तभी तो हमारे देश ने इतना डेवलपमेंट किया ना। तो इसलिए इमेजिन तो करो अगर ये रिफॉर्म ना आता, प्राइवेटाइजेशन ना आता, तो क्या हमारा देश जितना आगे है, आज जिस कंडीशन में है, इमेजिन करो उस कंडीशन में होता कि अगर खाली सरकार ही ये काम संभालती तो, ठीक है ना। तो ये रिफॉर्म्स ने बेनिफिट दिया ना। और तीसरा रिफॉर्म आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है वो पूरे वर्ल्ड को एक बना दिया, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब हमें आज़ादी मिली थी ना, तो सरकार ने ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ अपने रिश्ते वगैरह तोड़ दिए थे। तोड़ दिए मतलब दूर हो गए थे कि हमें किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है, हम लोग सेल्फ डिपेंड रहेंगे, बराबर ना, कि जो भी काम करना है हम खुद ही करेंगे, दूसरों के साथ मिलकर नहीं, है कि नहीं। और लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट रहने के चक्कर में हमारे यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी, इतनी मशीन कहाँ थी जो हम लोग खुद काम कर सके। मशीनों के लिए तो दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होना ही पड़ता है ना, सही बात कि नहीं। टेक्नोलॉजी के लिए तो दूसरे देशों पे डिपेंड होना ही पड़ता है, उस वक्त हालत ऐसी थी, सही बात है ना। क्योंकि सरकार उस वक्त डरी हुई थी कि अगर हमने फिर से किसी देश के साथ बिजनेस शुरू किया और फिर से वो देश जो है वो हमारे ऊपर आकर और राज करने बैठ जाए तो, ठीक है ना। सरकार में ये डर था उस वक्त, तो थोड़ा बहुत तो था। तो इसी वजह से सरकार ने कितने सालों तक सेल्फ डिपेंड रहने की कोशिश की कि हमें दूसरे देशों के साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन उसकी वजह से हमें पता ही है कि हमारे देश में प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए उतनी हो पाई नहीं, अटक गई प्रोग्रेस। तो अब क्या किया जाए। तो उसका फिर रास्ता यही था ना कि ये नया रिफॉर्म आया, ग्लोबलाइजेशन, कि जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो अब एक हो गया। पूरा वर्ल्ड एक हो जाने का मतलब कि आज हमें कोई भी देश के साथ कोई भी तरह का बिजनेस करना हो तो उसके लिए सब रास्ते खोल दिए गए। आज हमें अगर कोई प्रोडक्ट कोई भी दुनिया के कोई भी कोने से मंगवाना हो ना,
तो वो आज हमारे लिए इजी है, घर बैठे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्लोबलाइजेशन की मदद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो गया, ग्लोबलाइजेशन की मदद से इंडिया में जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी इस ग्लोबलाइजेशन की मदद से, सही बात है ना। तो इसकी वजह से भी हमारे देश को बहुत बेनिफिट मिला कि आज हमारे यहाँ पर देखो तो कितनी सारी बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर काम करती है ना। आज जो मोबाइल की कंपनियां जैसे भी आप गिन रहे हो ना, उसमें से रिलायंस को छोड़कर कोई भी जो है, रिलायंस या टाटा, उसे छोड़कर ऑलमोस्ट कंपनियां वो बाहर की हैं, बाहर के देश की है ना, जो मोबाइल से यहाँ पर चलाती हैं और बेचती हैं। ये सब किसकी वजह से? इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बराबर। तो देखो ये 3 रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट ने हमारे देश में किए थे 1991 में, और इसी 3 रिफॉर्म्स की वजह से हमारे देश को इतना जो है वो प्रोग्रेस मिला, है ना। आज हमारे देश की जो कंडीशन है वो इन 3 रिफॉर्म्स की वजह से ही, बराबर है ना। तो आज जैसे इन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में समझा ना, अब इसके अलावा इनके जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।